राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि वी शुड नो दिस इज़ अ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो आप हो सकते हैं आपकी जनरेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ट्रांसमिशन में हो सकते हैं। सो वी नीड टू नो ओवरऑल सिस्टम कैसे चल रहा है पावर सिस्टम का। तो असेसमेंट जो है दिस इज़ इसको सिक्योरिटी, इट्स नॉट स्टेबिलिटी असेसमेंट, इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी असेसमेंट of the whole power system. अब हम इसको देखते हैं कि assessment of the power system security can be divided into two aspects, एक static है और एक dynamic security है, ठीक है। because इनफैक्ट स्टैटिक कुछ भी नहीं है, आपका पावर सिस्टम जो है इट इज़ अ हाईली डायनेमिक सिस्टम जिसमें हर वक्त जो है वेरिएशंस चेंजेस आ रही होती हैं। बट स्टैटिक सिक्योरिटी जो है इट इज़ कॉल्ड SSA, स्टैटिक सिक्योरिटी असेसमेंट। और इसमें देर आर सम कंप्यूटेशनल मेथड्स विच आर यूज्ड। इसमें जो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं वो कंप्यूटेशनली, द फर्स्ट थिंग इज़ फॉर द प्री कंटिजेंसी स्टेट्स determine the available transfer capability of the transmission links and identify the network congestion. ओवरऑल आपका सिस्टम जो है वो इट्स सिमिलर टू द पावर फ्लो एनालिसिस। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास होती है तो उससे पहले आपके पास जो है वो कैपेसिटी कैप, ट्रांसमिशन लिंक्स की और कंजेशन वगैरह को चेक करना। और अगर कोई इशू आ जाता है तो उसके बाद की, सो देयर इज़ वन असेसमेंट विच इज़ प्री, द अदर इज़ द पोस्ट। सो इन द पोस्ट कंटिजेंसी स्टेट्स वी नीड टू वेरीफाई कि जो बस वोल्टेजेस हैं और जो लाइन पावर फ्लो है वो लिमिट में। सो इट इज़ मोर लाइक पावर फ्लो एनालिसिस। हियर आई वुड लाइक टू आस्क कि बल्कि हम इंशाल्लाह करेंगे पावर, देयर इज़ सॉफ्टवेयर पावर फैक्ट्री, तो उस पावर फैक्ट्री में हम इंशाल्लाह जो है पावर सिस्टम की जो सिस्टम्स है उसका एनालिसिस करेंगे। आई हैव अ प्लान टू डू 9 बस पावर सिस्टम, जो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसके साथ उसको हम स्टडी करेंगे। सो SSA methods assume that every transition from the pre to the post contingency state takes place without suffering any instability phenomena. आप यूँ समझें कि अगर आपके पास लोड है and the load is running at let's say कंज्यूमर लोड जो है वो है 45% पे, ठीक है। and then it goes to, so 45% load के ऊपर आपके पास जो है you will have all the analysis of your network। और अगर आप, और फिर अगर आपके पास लोड जाता है let's say 75% पे अचानक किसी भी वजह से विद इन स्मॉल, तो उसके बाद आपके पास जो बस वोल्टेजेस हैं और लाइन पावर फ्लो है वो क्या होगा। तो इन दोनों चीज़ों का, दोनों स्टेट्स का जो है वो आपके पास एनालिसिस होना विदाउट सफरिंग एनी इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। द सेकंड इज डायनेमिक सिक्योरिटी असेसमेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड द ब्लैकआउट्स। This includes methods to evaluate the stability and quality of the transition from pre to post contingency states. और इसका जो टिपिकल क्राइटेरिया है वो क्या है। अब ये वो सारी बेसिकली हमारा फोकस ये इसी के ऊपर ही है। आप लोगों ने पहले जो पढ़ा है, यू माइट हैव स्टडीड सिमिलर थिंग इन द पावर सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। या आप यूँ समझ लें कि जो पावर फ्लो है, फ्लो कैलकुलेशंस की। नाउ इन स्टेबिलिटी आवर मेन फोकस इज के एंगल, रोटर एंगल स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, ये डायनेमिक्स हैं सारी। एंड फ्रीक्वेंसी एक्सकर्जन ड्यूरिंग द डायनेमिक स्टेट, अगर वो बढ़ती है या राइज होती है बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल्स। The third point is about the voltage excursion during the dynamic state. अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस जो है वो अपनी जो लिमिट है उस थ्रेशोल्ड से बाहर निकलते हैं। डैम्पिंग ऑफ द पावर स्विंग्स, देयर इज अ स्विंग इक्वेशन जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पावर सिस्टम्स के अंदर दे प्ले देयर रोल। द डैम्पिंग ऑफ द पावर सिस्टम, और ये मुझे रिकॉल करा रहा है, वी ऑल्सो स्टडीड द पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। Damping of the power swings inside the subsystems and between the subsystems on interconnected
नेटवर्क, और इसी की वजह से टाई लाइन्स, वीक टाई लाइन्स की वजह से जो है अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस आ जाती हैं तो वो और डैम्प आउट अगर ना हो तो वो जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को आपस में डिटैच कर देती हैं। ठीक है, सो दिस डायनेमिक असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नियर टू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब ओवरऑल जो डायनेमिक सिस्टम स्टेबिलिटी है उसके कंपोनेंट्स देखते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और इट्स ऑल डाटा बेस्ड। इसमें असेसमेंट में आपके पास एक पोर्शन है विच इज़ कॉल्ड द मेजरमेंट पोर्शन। इस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास स्कैडा यूनिट्स हैं, हमारे पास PMUs हैं, फेज मेजरमेंट यूनिट्स हैं, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर्स हैं। सो दे आर लाइक कलेक्टिंग ऑल द डाटा। सो आपके पास सारा का सारा डाटा यहाँ पे, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट, और कुछ डाटा भी मैंने फिगर आउट किया है केगल के ऊपर भी, सो दैट कि हम उस डाटा को यूज़ करें। फिर पावर फ्लो, पावर फैक्ट्री एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम खुद अपने बस बार्स वगैरह बनाने के बाद, सिस्टम बनाने के बाद उसका डाटा जनरेट कर सकते हैं। सो एनीवेज वी हैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेजरमेंट, जिसके ये 3 यूनिट्स हैं। अच्छा, ये फिर सारे मेजरमेंट जो हैं दे एक्चुअली फीड हियर, एक पोर्शन को फिट करता है जो कि मॉडलिंग है, रियल टाइम मॉडलिंग, और जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है जो डाटा को यूज़ करने का, वो है कंप्यूटेशंस को। नाउ व्हाट कम्स इनटू मॉडलिंग। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, मॉडलिंग में आप स्टेट्स को एस्टिमेट, ऑफ कोर्स कि आपके पास सिस्टम का कोई मॉडल होगा कि अच्छा ये हमारा पूरा नेटवर्क है, 9 बस सिस्टम है फॉर एग्जांपल, 9 बस सिस्टम है, और उसके अंदर हो सकता है कि आपके पास जो है 8 जनरेटर्स लगे हुए हों, आपके पास जो हैं 8 ही लेट्स से ट्रांसफार्मर्स हों, आपके पास जो है कुछ ट्रांसमिशन लाइंस हों, बस बार्स हों, 10-11 आपके पास कुछ बस बार्स आपके पास हों, बस बार्स बेसिकली जो है मैं ट्रांसमिशन लाइंस को कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब जनरेशन से आगे तक। एंड देन वी मे हैव सम काइंड ऑफ अ लोड्स, तकरीबन 12 के करीब आपके पास हो सकता है लोड्स हों फॉर एग्जांपल, और मल्टी। सो आपके पास ओवरऑल सिस्टम की और इन सब चीज़ों को आप किसी हद तक मॉडल कर सकते हैं। सो वी विल यूज सम सिस्टम मॉडल, और इस डाटा की बेसिस पे आप सिस्टम मॉडल में उसकी स्टेट्स को एस्टिमेटर्स बना सकते हैं, कुछ ऑक्सिलरी डाटा यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स जो हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं, मॉडल्स फॉर द नेबरिंग सिस्टम्स, जो आपके पास नेबरिंग सिस्टम एनवायरमेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द मॉडलिंग इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट दैट वी डू, एंड देन इट फेड्स द कंप्यूटेशनल सिस्टम, जिसमें आपके पास जो है वी हैव द इंटेलिजेंट सिस्टम्स, वी हैव द डेटाबेस, ओवरऑल डेटाबेस है। हियर कम्स द सिक्योरिटी असेसमेंट। ये वो चीज़ है जो फिगर आउट करती है कि नाउ व्हाट इज़ दी, क्या कहना चाहिए, आपके पास आपके सिस्टम जो है वो क्या है, आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मल है, अलर्ट के अंदर है, ठीक है। सो देयर आर एल्गोरिथम्स व्हिच आर डूइंग दिस थिंग, एंड वंस वी नो, तो ये अब आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक वेब बेस्ड विजुअलाइजर है, और EMC के लोकल यूनिट्स हैं, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, यहाँ पे आपको SMS भी आप सेंड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस तरह से कह रहे हैं। और यहाँ देख भी रहे हैं कि आपके पास अगर यहाँ किसी क्लाउड के ऊपर लेट्स से के वेब व्यू इज अ प्लेस डैशबोर्ड, वहाँ डैशबोर्ड से अगर हम देखें तो वी आर एक्चुअली सेंडिंग अ सिग्नल हियर डायरेक्टली टू दी ऑपरेटर, ऑपरेटर को वो बता रहा है टू टेक सम काइंड ऑफ अ कंट्रोल, एंड वी ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ अ ऑटो कंट्रोल। सो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन इन्फो फॉर ऑपरेटर कंट्रोल, और ये जो इन्फो फॉर ऑपरेटर कंट्रोल है, दिस इज, अभी हम कह लेते हैं कि दिस इज मैनुअल, ठीक है। और वी ऑल्सो हैव कंटिन्यूस कंट्रोल, या इसको हम ऑटोमेशन कह लेते हैं, ठीक है, कि जो कि रियल टाइम में आपके पास कंट्रोल एक्शंस भी ले रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स अ सेंस कि जो सिक्योरिटी असेसमेंट है वही आपको बताएगी कि इफ़ यू आर नॉट इन नॉर्मल स्टेट, तो अलर्ट या आपके पास दूसरी स्टेट्स अगर आ गई हैं, तो द रेमेडियल एक्शंस आर, ये इमरजेंसी से रिलेटेड एक्शन जो हैं दे आर ऑलरेडी वेल प्रोग्राम्ड, तो रेमेडियल एक्शंस जो हैं वो आपके पास लिया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन सी द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग द डाटा एनालिटिक्स or making some automatic and the right decision,
जैसे आज डेटा साइंस की बात करते हैं तो जो अच्छा ऑपरेटर है, एक इंटेलिजेंट ऑपरेटर है, तो AI विल हेल्प अस हियर टू मेक द राइट डिसीजन, ठीक है, सो दैट कि आपका ऐसा नहीं हो कि ब्लैकआउट को खत्म करने के लिए हैजार्डी कोई ऐसे एक्शन हो, दिस शुड बी अप्रोप्रिएट। सो दिस इज द कंप्यूटेशन साइड। तो हमने देखा वी स्टार्टेड विद द मेजरमेंट, we take the measurement to the modeling, we take the measurement to the computation, और computation को assist जो है वो ना सिर्फ डाटा कर रहा है बल्कि आपके पास जो इनिशियल जो 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 असेसमेंट है, सिस्टम की असेसमेंट इसको मैं कह देता हूँ, सिस्टम असेसमेंट या मॉडलिंग, वो भी आपके पास इसको सिस्टम मॉडल that is also helping us. अच्छा, so this was the first thing. This is the second thing, controls. जो तीसरी चीज computations है वो इसमें for example we can archive failovers and others. There are multiple other functions that we can make, ठीक है. So this is the overall आपने देखा कि जो dynamic security assessment है itself, it is a big system. आप यूं समझ सकते हैं कि what I'm talking about is measurement and control of a power system. जिसको हम कह सकते हैं कि this is like a measurement and control as well as the data analysis of power system, ठीक है. And you can see the system identification here playing the role, and the AI is playing its role here, ठीक है. Control is playing its role here. So we can see कि किस तरह से ये चीजें जो है आपके पास it's highly dynamic है. इस स्लाइड के हवाले से कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताइए. जी. ओके, so far so good. अब हम आते हैं मेजर ब्लैकआउट के ऊपर. एंड अच्छा, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ मेजर ब्लैकआउट्स और चैलेंजेस के ऊपर वापस मैं आता हूँ. मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली टच दे दूँ एक दो चीज़ों को. उसके बाद फिर हम इस एक रिसर्च पेपर है जिसको मैं आपके साथ जो है एक थोड़ा सा गो थ्रू करना चाहूँगा. देन आई विल गिव इट टू यू फॉर रीडिंग, और यू हैव टू आउटलाइन. जो आपका काम होगा, यू हैव टू मेक एन आउटलाइन ऑफ दिस पेपर, ठीक है. आउटलाइन जो है वो हम इसकी बनाएंगे. आउटलाइन इज लाइक राइटिंग अ स्मॉल समरी, और जो चीज़ आपको समझ में आए, जो नई टर्म होगी, टर्मिनोलॉजी होगी, उसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान करें, एक्सप्लोर करें. सो इट विल बी अ शॉर्ट 2 to 3 pages of summary or outline of this paper, ठीक है. वी विल कम बैक टू दिस. अब मैं फर्दर चलता हूँ और मैं जाता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल ऑफ द पावर सिस्टम पे. So the control is needed when a system may become unstable due to the load or disturbance. अभी हम देखेंगे कि disturbances की वजह से जब भी चीज़ आउट हो जाएगी तो we need a control. और dynamic systems जो हैं they actually logically they face actually the problem of the stability. और power systems highly dynamic systems हैं, और इनकी जो dynamics है वो और disturbance है ये भी बहुत ही wide band है, ठीक है. So you can think of any, by the way, any possible dynamics can occur in power system, ठीक है. Mechanical or structural or environmental, electrical, you can think about any dynamics and it is going to hit the power system, ठीक है. आप कह नहीं सकते कि आपके पास कोई ऐसी dynamics है जो कि power system में exist नहीं कर सकती. I should say कि all possible disturbances can occur in a power system, ठीक है. वो इतना ज़्यादा omni directional है और हर जगह एग्जिस्ट करता है. Geographically you can say this is the largest possible system जो कि हर जगह पे मौजूद है. So it is quite challenging. Classification अगर हम देखें पावर सिस्टम डायनेमिक्स की, now I am talking about the dynamics, not the control. डायनेमिक्स देखें तो the only thing I want you is फोकस करें ये माइक्रो सेकंड से लेके आवर्स तक का आपके पास इसमें डायनेमिक्स एग्जिस्ट करती है. यानी इसी के अंदर वेव फेनोमेना भी है, राइट.
लाइटनिंग है, वेव फेनोमेना है जो कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना जो कि तकरीबन मिली सेकेंड से सेकेंड्स तक है. देन वी हैव द इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेनोमेना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी तकरीबन सेकेंड्स में है. एंड देन वी हैव द थर्मोडायनेमिक फेनोमेना जो कि इट मे टेक मिनट्स इवन आवर्स. सो यू कैन थिंक अबाउट वन सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट वन सिस्टम. उस सिस्टम में आपके पास बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइस भी है और वहाँ पे आपके पास बहुत स्लो फ्रीक्वेंसी भी है. ठीक है. तो अच्छा, बाय द वे हमारी जो पावर सिस्टम की 60 हर्ट्ज है वो यहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगी? 1/60 कितना होगा? एनीवन? 60 हर्ट्ज का मतलब कितने मिली सेकेंड्स? ये कितने सेकेंड्स? तो 16 milliseconds. 16 milliseconds. तो 16 millisecond will be somewhere here. ये वन अगर देखें यहाँ पर होगा कि 16 milliseconds. ओके. अच्छा, पावर सिस्टम डायनेमिक्स जो है आपके पास फास्टेस्ट डायनेमिक्स जो कि ड्यू टू सडन चेंजेस इन डिमांड आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द रोटेटिंग मैसेस जो कि जनरेटर्स के अंदर है और लोड्स के अंदर है. जब हम इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल करेंगे हम जनरेटर्स को, सिंक्रोनस जनरेटर्स को, ठीक है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि हाउ इट इज़ बीइंग डन. और जो स्लाइटली स्लो डायनेमिक्स हैं फॉर द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, दे एक्चुअली करस्पॉन्ड टू द जनरेशन. ओके, कि जैसे डिमांड है आपके पास, डेली डिमांड वगैरह है, उसमें आ जाएगी. एंड देन वी हैव the wave phenomena in high transmission wave fastest dynamics, and the electromagnetic machines, slow dynamical oscillators, rotors. ठीक है, I'm just skipping this all here for the time being. What is control? अच्छा, एक चीज़ जो आगे जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इसमें आप मुझे हेल्प आउट करें कि इज दिस एन ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल? हमारे पास ये दो ऑप्शन है, एक ए है और एक बी है. सो वी हैव अ टास्क हियर, जो कंट्रोल डिवाइस को आपने दिया, इट इज जनरेटिंग अ कंट्रोल सिग्नल. आगे डायनेमिक सिस्टम है एंड डायनेमिक सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग YFT एंड वी हैव अ डिस्टर्बेंस हियर. ठीक है, ओके. And in B, we have the task, control signal is being generated, and also we have feedback signal from here. और disturbance जो है यहाँ से affect कर रही है system को. We have the output. So इन दोनों मुझे बताएं कौन सा open loop है, कौन सा closed loop है? दोनों closed loop हैं, दोनों open loop हैं. सर ए जो है वो क्लोज ओपन लूप है और बी क्लोज लूप है. ये open loop है, very good. और ये closed loop है. यानी जब आपके पास आउटपुट की इंफॉर्मेशन व्हाट दिस कंट्रोल सिग्नल इज डूइंग, उसका जो इफेक्ट है उसको जब आप फीडबैक लेते हैं, यानी इस कंट्रोल डिवाइस को जब पता चलता है, इट कैन सी व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड और फिर उसको वो अपने एल्गोरिथम में यूटिलाइज कर सके, देन इट इज कॉल्ड द फीडबैक कंट्रोल. सो ए आपके पास जो है ओपन लूप है, बी आपके पास क्लोज लूप है. ओके, दिस इज द नॉर्मल सिग्नल्स दैट वी विल यूज, यू फॉर द कंट्रोल, वाई फॉर द आउटपुट, X for the state and Z for the disturbances. अच्छा, हम आमतौर पर D of T भी लेते हैं. Here we are using Z. Quickly states हैं, मैं यहाँ पे redefine कर रहा हूँ. What we are going to do is this system और this system, इन दोनों में फ़र्क क्या है? This is a linear and this is a non-linear system, क्योंकि यहाँ पे f of x क्या है? It is not well defined. और इन दोनों केसेस के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट जब होगा उस वक्त इनका जो सोल्यूशन है, यानी द डायनेमिक्स विल बी जीरो इन आइदर केस, तो दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके पास. डायनेमिक सिस्टम चेंज होता रहेगा. इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है कि थिंग्स आर वर्किंग एट देयर ऑन प्रॉपर स्टेट, राइट. और सो देयर इज अ टर्म ऑफ सिस्टम्स दैट वी यूजुअली यूज, और सिस्टम एक अलग चीज़ है. इट्स अचीविंग सम कॉमन गोल. ठीक है, और
सिस्टम को समझने के लिए मैथमेटिकल मॉडल इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज, इट प्लेज इंपॉर्टेंट, लेकिन सारा मैथमेटिकल मॉडल डजंट मीन कि ये एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूजफुल सिस्टम होगा। एंड स्पेशली फॉर इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हम एक यूजेबल मैथमेटिकल मॉडल यूज करेंगे, और उसमें लाजमी तौर पे इट विल रिफ्लेक्ट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये भी हो सकता है कि उसी सिस्टम की जब आप स्टडी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो उसका मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो वी आर नॉट स्टिक टू वन मैथमेटिकल मॉडल, जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से हम मैथमेटिकल मॉडल को दोबारा से ड्राइव करेंगे। ओके, स्टेट और स्टेट वेरिएबल्स जो हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज टू डिफाइन एक्स। आमतौर पे हम स्टेट वेरिएबल के तौर पे लेते हैं, इट्स अ वेक्टर, और जो जहाँ पे आपके पास स्टेट ये जो वेक्टर है, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेक्टर, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, वेक्टर जब भी आ जाता है तो एक वेक्टर स्पेसेस आ जाती हैं, ठीक है, कि जहाँ तक वो वेक्टर जो है जा सकता है। तो इसमें कोई भी जब कंडीशन होगी तो इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आप उसमें किसी स्टेट उसकी किसी स्टेट स्पेस के किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दैट, ये सब मैंने इसलिए स्लाइड्स में ऐड कर दिया कि ताकि बाद में ये हमारे काम भी आएगा। सो दिस मे बी द बिफोर सम डिस्टर्बेंस जो है हमारा सिस्टम हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, ये x2 यहाँ पर है और x1 आपके पास है यहाँ पे कहीं पे, और आफ्टर डिस्टर्बेंस हो सकता है वी विल बी एट दिस स्पॉट, राइट। लेकिन इन दो ये दिस इज स्टिल स्टेबल बिकॉज कि आपके पास अभी तक जो वो बाउंड्री है आपने जो डिफाइन की थी वो उसी के अंदर है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम। अगर इसको बी की पिक्चर में देखें, बी पिक्चर में अगर आप देखें तो इफ यू हैव अ सिस्टम हियर एट वन इनिशियल कंडीशन x0, और ये यहाँ से निकल के वापस अपनी ही विसिनिटी में, यानी वो विसिनिटी जो कि ईटा डिफाइन कर रहा है, उसी में किसी नए पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक स्टेबल। और अगर ये बाहर जाता है बट इट गोज टू अ फाइनाइट प्लेस, तो स्टिल जो सेकंड आपके पास ये एप्सिलॉन है इट इज स्टिल स्टेबल। लेकिन अगर ये इस बाउंड्री से बाहर चला जाता है तो दिस गोज टू अनस्टेबल। ये नॉन लीनियर की टर्म्स में हम स्टेबिलिटी को इस तरह भी डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स कर रहे हैं, पहले जो हम बात कर रहे थे पावर सिस्टम की फिजिकल कंडीशंस में हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो वी कैन से दैट ये बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो सकती है कि वी टॉक अबाउट and we try to figure out some kind of this can be a good research or study problem कि जिसमें हम boundaries define करें for the security condition, not stability, security conditions, ठीक है। और हम लिमिट्स बताएं, और वो आपके पास जो लिमिट्स होंगी दे में बी इंटरेस्टिंग कि आप स्टेट बेस्ड सिक्योरिटी असेसमेंट करें। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज स्टेट based estimation of security of power system, ठीक है। so this can be a very interesting thing। देखते हैं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, बट दिस कैन बी, अगर किसी ने रिसर्च या कोई टॉपिक पे काम करना होगा तो ये दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। कंट्रोल्स का बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम रिसर्च पेपर पे जाएंगे। this point is we know a nonlinear system dynamics is represented by this, और जो लीनियर स्टेट स्पेस है, स्टेट स्पेस, इसमें हम करते ये हैं कि हम इसको यूज करते हैं और फिगर आउट करते हैं A मैट्रिक्स विच इज बेसिकली द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इसका जैकोबियन हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ x, u विद रिस्पेक्ट टू x, और b का हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। और इस तरह से हम इसको लीनियराइज कर सकते हैं। सो दिस इज द सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम है ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम, और इसको जब हम लीनियराइज करेंगे वी विल डू सम लीनियराइजेशन टेक्निक,
इसको लीनियराइज करेंगे तो हमारे पास ये स्टेट स्पेस सिस्टम आ जाएगा जिसमें ABCD मैट्रिसेस होंगे। अच्छा, फर्दर विद दीज मैट्रिसेस जब हम फोकस करेंगे ओनली ऑन द डिस्टर्बेंस, तो अगर हम जब हम डिस्टर्बेंसेस को फोकस करेंगे तो वी मे फोकस ऑन दी ओनली द चेंज। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर डेल्टा एक्स डॉट और डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, डेल्टा यू की बात कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली, आपके पास लेट्स से व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि यू जो आपके पास चलता हुआ आ रहा है 10 के ऊपर और अचानक आपके पास यू जो है वो हो जाता है 20। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू आपके पास कितना होगा, वो होगा 10, यानी 20 minus 10. So when we only focus about the change, so this is the state space system, but only for to observe and control the change only. ठीक है, इसके ऊपर हम वापस आएंगे। Okay, so this was a quick go through from that. अच्छा, power system में let me also complete this. There are two pairs of important quantities. वो important quantities क्या हैं? एक रिएक्टिव है और एक रियल है। ठीक है, रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज की रिलेशनशिप है और एक है रियल पावर और फ्रीक्वेंसी का। ये जो हम अभी देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली ऑन द लेफ्ट साइड इज द जनरेशन साइड, ऑन द राइट साइड इज द लेट्स से लोड साइड, और ये जो मिडिल में आपको एक्स नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन साइड। ठीक है, और इसमें ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, दे कैन ऑल बी मॉडल टुगेदर, राइट। अच्छा, ये सिंप्लीफाइड नेटवर्क मॉडल है और इस नेटवर्क के अंदर जनरेटर्स भी हैं, ट्रांसमिशन भी है और लोड भी है, मोटर्स भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है सिंक्रोनस जनरेटर हो, एक जनरेटर हो आपके पास, यहाँ पे हो सकता है कि कोई मोटर हो। सो in this simple diagram, ये जितनी सिंपल है, इस even in this simplified diagram we have many at least two pairs of important quantities के रियल रिएक्टिव पावर और वोल्टेज और रियल पावर और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो सिंप्लीफाइड इसकी जो इक्वेशन है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं, इट इज बेसिकली जो पावर आप डिलीवर करें, इट इज व्हाट द पावर अवेलेबल हियर इज, ये जो पावर आपके पास इस P और Q क्या चीज़ है, कोई मुझे बता सकता है? बेसिकली E इज द जनरेटेड वोल्टेज, X इज द ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस है हमारे पास। इन सब की हम मॉडलिंग वगैरह रिव्यू करेंगे, पावर पर यूनिट फेज और ये सब चीज़ें देखेंगे। एंड दिस इज द वोल्टेज। अच्छा, दिस E अंडरस्कोर मीन्स दिस इज अ फेजर। फेजर का मतलब ये है कि इसका एक एम्पलीट्यूड है और इसका एक एंगल है। ठीक है, इसका कोई एक आपके पास लेट से कोई एंगल भी होगा, राइट, और यहाँ पे एंगल आपको नजर भी आ रहा है। सो V इज बेसिकली, V का अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज अ वेक्टर और इसका एंगल क्या है, 0 है। सो मैं V को यूं लिख सकता हूँ कि V इज बेसिकली वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज है जिसका ये मैग्नीट्यूड है, और इसका जो एंगल है वो कितना है? कैन एनीबडी टेल मी इसका एंगल क्या है? अगर मैं इसको पॉजिटिव रियल एक्सिस देख रहा हूँ, पॉजिटिव, 0 ही होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, और सो फेजर्स में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं इस पे एम्फेसिस तो नहीं कर रहा, लेकिन फेजर्स बेसिकली क्या है, फेजर्स ये होंगे कि उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसका एंगल होगा। ठीक है, और आपने अभी देखा PMUs जो हैं करंटली पावर सिस्टम मेजरमेंट के लिए, इफ़ वी नो दी क्वांटिटीज, जैसे हम स्टेट्स की बात कर रहे थे, अगर फेजर्स हमारे पास मौजूद हैं, नेटवर्क के फेजर्स मौजूद हैं, तब हम आपका सही तरह से एनालिसिस कर सकते हैं व्हाट इज रिएक्टिव, रियल एंड एवरीथिंग। अच्छा, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, नाउ देयर आर टू मोर थिंग्स, P एंड Q। P और Q क्या है? P और Q आपके पास जो पावर डिलीवर हो रही है आपके पास लोड के ऊपर, ये उसकी पावर है। P इज द रियल पावर, ओके, और Q इज द रिएक्टिव पावर, ओके। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। सो द रियल पावर इज बेसिकली जो जनरेटेड वोल्टेज है, जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है, और द रिएक्टेंस है, एंड दिस इज बेसिकली टाइम्स दिस साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा अगर आप देखें तो डेल्टा क्या था? डेल्टा आपके पास वो एंगल है जो यानी यूँ समझे सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो एक डेल्टा एंगल के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज हियर। जो वोल्टेज आपके पास है, उस वोल्टेज से जो जनरेटिंग वेक्टर है वो तकरीबन डेल्टा
जो है डेल्टा टाइम्स जो है वो डेल्टा एंगल अवे है. ओके, सो दिस इज साइन ऑफ डेल्टा. और Q को अगर आप देखें तो Q इज गिवन बाय दिस. लेट मी फोकस ऑन दिस. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि QV, reactive power and voltage, real power and delta form two pairs of strongly connected variables. This is one point. Second point is the voltage control strongly influences the reactive power flows and vice versa. इसको आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल जो है वो किसकी वजह से, रिएक्टिव पावर फ्लो की वजह से जो है ना वो चेंज होता है. The third point is, when talking about the real power P, one should remember that it is connected with delta. अगर P को देखें तो it is basically depending upon the delta. So that angle is also strongly connected with this system frequency. And interestingly, ये system frequency के साथ connected है. We will see it. The final point is the pair P and F, जो real power है और frequency है. अच्छा, by the way, they are all interconnected. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो separate है. So reactive, so the P and F is also strongly connected and important for understanding the power system operation. तो ये separate नहीं है, they are all interconnected. Okay. अच्छा, अब मेरे पास तकरीबन 7 मिनट हैं और now I will go back to, this was some extra slides जो मैंने बाद में अभी, हाँ, अब मैं आपसे जरा ये पेपर डिस्कस करना चाहूँगा. ओके, सो फार सो गुड. कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक आपका? मैंने अभी क्विकली सिर्फ वो किया था. नाउ आई विल डिस्कस दिस पॉइंट. ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा. ओके, अच्छा, यहाँ देखिए तो दिस इज़ अ पेपर और इस पेपर में हमारे पास द पेपर प्रोवाइड्स एनालिसिस ऑफ द ब्लैकआउट ऑफ नेशनल ग्रिड सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इन 2006 एंड एप्लीकेशन ऑफ पावर सिस्टम स्टेबलाइजर. This is the power system stabilizer and the FEX controllers as the remedial measure. इस पेपर में on 24 September 2006 हमारे पास नेशनल ग्रिड सिस्टम जो है उसमें कुछ कैस्केडेड आउटेजेस हुए थे. यानी यूँ समझें कि कहीं पे वी हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन हुई, उसके बाद वो हम अलर्ट में गए, इमरजेंसी में गए, एंड देन व्हाट हैपेंस, ओवरऑल कोलैप्स कर गया था सिस्टम. So the major blackout was one of the worst power system failures of WABDA, the main electrical power in Pakistan. This paper provides an insight investigation of the to identify system constraints that cause the main thing is कि हमें वो figure out करना है कि ये blackout हुआ क्यों था. The bulk power transfer on long 500 kV transmission line in northern part of WABDA prior to blackout had already loaded them close to their stability limits. अब ये वो आपके पास alert या emergency situation आई हुई थी. As a result of the system after a disturbance, यानी वो already limits के करीब थी, alert या emergency situation में थी, तो और उस वक्त आपके पास disturbance जो है वो भी cross हो गई. After a disturbance was stressed further beyond its capacity and experienced small signal and voltage instabilities. तो हमारे पास जो दो instabilities आई वो क्या क्या आई थी? Transient, ये small signal stability और एक transient stability. So the small signal and voltage instabilities which lead to, तो ये आपके पास instabilities आई. हम stability का ही कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये बहुत related है. So in this paper detailed analytical work including the steady state and dynamic simulations are present. बहुत अच्छी बात है. और फिर analysis भी है और उसके साथ साथ power system stabilizers जो हैं और flexible AC transmission systems are presented के ये आपके blackout को prevent कर सकते हैं. So I feel this is a good paper for reading. Let me just briefly go through it. इसमें पहला जो section number 2 है, it talks about the power system stability. और हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे. स्मॉल ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपके पास क्या है और स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी आपके पास क्या है. बट दिस इज गुड कि यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो रियल सिनेरियो है उसमें हमने द थिंग्स आर अवेलेबल, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर रेफर्ड टू. देन वी हैव दिस voltage stability. This is the third one.
सेक्शन नंबर 3 जो है, दिस टॉक्स अबाउट द ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। इससे आपके सिमुलेशन करने में आसानी होगी कि है कितना, कि प्राइमरी सिस्टम आपका 500 केवी का है और 220 केवी के जो वोल्टेज लेवल्स हैं इंटरकनेक्टेड हैं रीजनल सिस्टम्स के साथ, और 132 केवी के और 66 केवी के वोल्टेज लेवल्स हैं। एंड व्हाट एल्स, देन फोर्थ इज अबाउट द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम क्लैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम आपका जो है वो क्लैप्स किस तरह से किया है उसने। एंड व्हाट दे हैव यूज्ड आई थिंक इज द पावर सिस्टम सिमुलेटर। हम जो इसको यूज़ करना चाहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको यूज़ करें पावर फैक्ट्री से। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसका ट्यूटोरियल जो है वो कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट कि वी कैन डू द होल एनालिसिस, आइगन वैल्यू एनालिसिस है, टाइम डोमेन एनालिसिस है, और and it covers about the, फिर आपके पास सिस्टम की कंडीशन prior to the collapse, उससे पहले क्या था, the data is given here। इसके अलावा हमारे पास जो है the whole existing के 500 kV की पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वापटा का, वो पूरा दिया हुआ है कि जैमशोरो, दादू और ये सक्कर, पिशावर। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी। पावर फ्लो की फिर सिमुलेशन किस तरह, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है पावर फैक्ट्री में या मैटलैब के अंदर इसको सिमुलेट करें। दिस इज़ द होल 500 to 20 kV नेटवर्क ऑफ वापटा। पावर फ्लो एनालिसिस है, पावर फ्लो, and then the dynamic simulation और उसके results भी हैं। eigen value analysis is very important for the stability। ठीक है, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। इसको रीड कर लें तो नेक्स्ट वीक तक हम the frequency damping ratio is important। कहाँ पे आपके पास जो है देखें तो eigen value is negative, okay, the system is stable, but that caused the blackout analysis of identifying the points की जिसकी वजह से blackout हुआ। And then we have paper also discusses about the power system PSS, power system stabilizers। ठीक है, ये हमने लीनियर कंट्रोल के कोर्स में इसको स्टार्ट किया था, and this time we will do it completely। ठीक है, पावर सिस्टम स्टेबलाइजर है, दिस इज व्हाट यू कैन रिकॉल, हमने ये ब्लॉक डायग्राम्स पहले क्लास में स्टडी की थी इन लास्ट लेक्चर। And finally we have the whole simulation summary of the eigenvalue analysis। ठीक है, सो या जी, और टेबल जो है आपके पास, दिस इज आल्सो गिवन विद द रिजल्ट्स ऑफ एन eigenvalue कंट्रोल के बाद। जी, कोई सवाल है, काइंडली कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ये अपलोड कर दूंगा। और जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर इसकी समरी में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? आउटलाइन करनी है, बस आपने पढ़ना है और समझना है, उसको 2-3 पेजेस में समराइज करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यही इसी डायरेक्शन में तो हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, कम से कम इसको रीड करना है, फिर हम देख लेंगे इसको। ओके।